भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक और मंजरी वर्मा का नमस्कार। क्या हालचाल है? बस बिल्कुल ठीक है, थोड़े से सर्द वाले हैं, थोड़े से गर्म वाले हैं, दोनों तरीके के हाल है। मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे ओढ़ आड़ के शॉल ओढ़ के बैठी हुई है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। थोड़ी सी हमें अपने गले की हिफाजत करना है, खुद की हिफाजत करना है, यानी समय से रहते अपना ख्याल भी रखना है। हाँ, समय बहुत बड़ा बलवान होता है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के विषय क्या है सोनाली जी? आज सबसे पहले तो आज हम व्यंजन विधियां बताएंगे और साथ ही समय का नियोजन कैसे किया जाए इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और सखी विशेष में हम लतिका कट्ट जो मूर्तिकार है उनके बारे में जानकारी देंगे। और आज एक खास दिन है, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है जी। तो आज ही के दिन यानी 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का मुंबई में निधन हुआ था। वे भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्हें नवीन भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आजादी के बाद देसी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने देश के करीब 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय करवाया था। और बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। महात्मा गांधी ने उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी थी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने पर काफी जोर दिया था। उनका ये मानना था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं देश को एक रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। और हमारे साथी भी बहुत संदेश लिखकर भेज रहे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के उन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद बिना जंग के सरदार पटेल जी ने 565 रियासतों का विलय भारत में करवाया था। यही वजह है कि लोग उन्हें लौह पुरुष भी कहते हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और देश की एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने आधुनिक भारत की नींव रखी। उनका अनुकरणीय कार्य हमें एक मजबूत, अधिक एकजुट देश के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करता है। और एक संदेश में लिखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज के दिन पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये हमारे देश के प्रथम लौह पुरुष रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका योगदान सराहनीय है, किंतु उससे ज्यादा सराहनीय कार्य आजाद भारत के स्वतंत्र रियासतों को आजाद भारत में विलय कराने में है। भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अद्भुत कार्य किया है। उनके पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे साथी बहुत संदेश लिखकर भेज रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी एक ही तरह के संदेश हैं, इसलिए मैं कुछ पढ़ रही हूँ कि एक हमारे लिखते हैं कि एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का उन्होंने मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। और वर्ष 1991 में सरदार पटेल जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए सोनाली जी संदेश में लिखते हैं कि इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारडोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज के मंजिल तक पहुंचाने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। हम सभी श्रोताओं को धन्यवाद कहते हैं, इतने अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं। और आज सखी विशेष में हम लतिका कट्ट जो मूर्तिकार है उनके बारे में हम जानकारी देंगे। तो 12 मार्च 1948 में लतिका कट्ट का जन्म हुआ। आपने देहरादून के दून स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उस समय उस स्कूल की वे इकलौती छात्रा थी, यानी पूरे छात्रों के बीच, लड़कों के बीच वे अकेली लड़की थी। ये बहुत बड़े गौरव की बात है ना उस जमाने में 1948 में। और आगे चलकर लतिका कट्ट ने बड़ोदरा के सयाजीराव विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की डिग्री प्राप्त की। प्रथम श्रेणी से वे उन्होंने उत्तीर्ण की और उन्हें पहली बार यानी 1970 के दशक में गाय के गोबर से बने प्रायोगिक कार्य के लिए पहचान मिली। साथ ही वे प्रशंसा की पात्र भी बनी। क्या बात है। और एक प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित
प्रोत्साहन दिया और आगे चलकर वर्ष 1981 में उन्हें स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन से शोध छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। उन्हें प्रमुख राजनेताओं की प्रतिष्ठित मूर्तियां बनाने के लिए भी पहचान मिली। क्या बात है। और वर्ष 2012 में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट में मकर संक्रांति नामक अपनी कांस्य कृति के लिए बीजिंग आर्ट बिएनेल में उन्हें पुरस्कार उन्होंने जीता। उनके पिता वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने ही अपनी बेटी को प्रकृति से जुड़ना सिखाया। उनकी कलाकृतियों में प्रकृति से जुड़ाव स्पष्ट रूप से नजर आता है। और वर्ष 1981 के बाद वे जामिया मिलिया इस्लामिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का उन्होंने कार्य किया। साथ ही वे ललित कला विभाग की प्रमुख भी रही। उनकी सभी कलाकृतियां देश विदेशों में पसंद की जाती हैं। उन्हें कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुजरात राज्य ललित कला अकादमी अहमदाबाद से उन्हें पुरस्कार मिला और ललित कला अकादमी कोलकाता, सोसाइटी नई दिल्ली, अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प, आर्टिस्ट सेंटर बॉम्बे, एपी काउंसिल्स हैदराबाद और पुणे 1980 में उन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कला के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के मद्देनजर हम उन्हें याद कर शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथी भी बहुत सारी जो है संदेश लिखकर भेज रहे हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि लतिका ने देहरादून स्कूल से स्नातक किया, जो कि देहरादून का एक ऑल बॉयज स्कूल था। उसने स्वीकार किया कि एक ऑल बॉयज स्कूल में एक लड़की के रूप में अल्पसंख्यक होने के नाते उसके बाद के वर्षों में उसे आत्मविश्वास और साहस भी दिया। और उन्होंने आगे चल के वही सब लिखा है उन्होंने कि बड़ौदा से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। उसके बाद में फिर सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से उन्होंने स्नातक किया। और यही हमने जो बातें बताई वही बातें हमारे सभी साथी भी लिखकर भेज रहे हैं। सभी साथी संदेश लिखकर भेज रहे हैं। सोनाली जी, एक संदेश है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने किया था। हाँ मंजरी, मैं खुद गई हूँ वहाँ पर जी। बहुत अच्छी जगह है और इतना सुंदर वो जो है मूर्ति तो इतनी बढ़िया है, विशाल मूर्ति है कि बस ऐसे लगता है कि बस देखते ही रहो। और बहुत ही सुंदर, बाकी भी वहाँ पे इतनी सुंदर प्रदर्शनियाँ हैं कि मन मोह लिया उस जगह ने। बिल्कुल सही बात है। इतनी अच्छी जगह जाने का तो फिर मन करता ही है, लेकिन हमारे पास समय का नियोजन भी है। समय का नियोजन बहुत जरूरी होता है कि अगर कहीं घूमने जाना है तो भी हमें समय का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई चलो बच्चों की अभी परीक्षाएं आने वाली हैं तो अभी नहीं जा सकते, पर उसका नियोजन की छुट्टियां लगने वाली है तो उस पहले ही हमें नियोजन करना पड़ता है कि भाई नहीं, हमें टिकट करवाने पड़ेंगे अगर कहीं घूमने जाना है। तो समय जो है बहुत ही मूल्यवान होता है और समय अगर हाथ से निकल गया तो लौट कर कभी नहीं आता है। समय का नियोजन करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, पर है ना? बिल्कुल। और समय को पैसों से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि पैसे तो फिर वापस आ सकते हैं लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, क्योंकि कहते हैं ना जो बीत गया है समय उसको लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय पर सारे काम करने चाहिए, है ना, क्योंकि समय तो भाई अमूल्य है। और मैं संदेश में लिखते हैं समय की कीमत वे बहुत अच्छे से बता सकते हैं जिनकी 1 मिनट के कारण ट्रेन छूट गई या फ्लाइट छूट गई हो और सारे कार्यक्रम रद्द करने पड़े हो। नदी का बहता हुआ पानी कभी भी लौट कर नहीं आता, इस तरह बीता हुआ समय भी कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए समय की कद्र करनी चाहिए। हमारा जीवन सार्थक हो ऐसा करना चाहिए। समय का सदुपयोग के लिए आज की कार्यसूची टू डू लिस्ट जरूर बनानी चाहिए। हमारे साथी बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेज रहे हैं और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कुछ तो समय का नियोजन इस मोबाइल ने गड़बड़ा दिया है। आए दिन हरिभजन को ओटन लगे काम का पास, यानी वही आजकल हालत है कि सभी घरों में जो है हम इस तरह से चैनल से जुड़े होते हैं और व्यंजन देखते हैं, पता ही नहीं चलता है कि जल्दबाजी में सब बना लिए नहीं बनाए, आधा घंटा ऐसे ही चला गया। पार्क में बातचीत चल रही थी, सारा दोष हम
सोशल मीडिया को दे देते हैं, पर हमें खुद के इसमें भी झांक कर देखना है गिरेबान में कि हमारी तो गलती है नहीं, बस हाथ में मोबाइल लिया कि लग गए। हम बातचीत में भी बहुत वक्त जाया कर देते हैं कि चलो बहन का फोन आ गया, मौसी का फोन आ गया, बुआ का फोन आ गया, तो बस लगे हैं। पर हमें समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि भाई बातचीत बाद में भी हो सकती है और जो है समय तो निकल आ जाता है। हमारे साथी समय पर इतने भर भर के कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं। हमारी एक सखी लिखती है कि समय नियोजन यानी टाइम मैनेजमेंट ही है जो रुकता नहीं, इसका सदुपयोग करना जरूरी है। अगर हम हर एक कार्य के लिए समय नियोजन करते हैं तो हड़बड़ी नहीं होती और निश्चित होकर टेंशन फ्री रह सकते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सुबह से दिन भर के सारे कामों की लिस्ट बना ले, हर एक का समय निर्धारित कर ले, वक्त पर सब काम होंगे। इसका फायदा परिवार को भी होगा क्योंकि उन्हें भी आप अपना वक्त दोगे। समय नियोजन के लिए अलार्म लगाए, सुबह टाइम पर उठे, व्यायाम भी करें और मन को और शरीर को मजबूत बनाए। बिल्कुल। और इसी तरह लिखती हैं कि समय का एक संदेश में है कि सोनाली समय का नियोजन, लिखते हैं कि भाई ये हमारे हाथ में कहाँ है, समय हमें नियोजित किया करता है। जबकि अक्सर लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि बस समय कट रहा है, जबकि ये सही नहीं समझ पाते हैं कि समय कट नहीं रहा है, अपितु वह स्वयं हमें ही काट रहा है। इसलिए कहा गया है कि इंसान को व्यक्ति वक्त से डर कर रहे, लेकिन नहीं हम अपने समय काटते हैं, जबकि हमें अपने मिले हुए समय का प्रबंधन करना चाहिए। फिर इस कार्य के लिए तो संप्रति तरह तरह के टाइम मैनेजमेंट कोर्स भी सुना है कि चलाए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखें कि हम सभी के पास पूर्ण जीवन के लिए समय बहुत कम है। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि समय का नियोजन करने के लिए आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं। ये लिखते हैं कि कार्य सूची तैयार करें, अपने दिन के कार्यों की सूची बनाएं और उन्हें उनकी प्राथमिकता पर आधारित करें, यानी उनकी प्राथमिकता आधारित करें। समय सीमा तय करें, प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा तय करें ताकि आप निर्धारित समय में उसे पूरा कर सके। अवकाश और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय का नियोजन करते समय अपने लिए अवकाश और स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण बनाएं। और साथ ही लिखते हैं कि प्राथमिकताओं का ध्यान रखें, अपने लक्ष्यों और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में पहले क्रम में ध्यान दें। हाँ, और इसके साथ ही लिखते हैं कि विघ्नों को पहचाने और निराकरण करें। अगर कोई विघ्न आता है तो उसे पहचाने और उसे हल करने का तरीका ढूंढे। और अगला लिखते हैं कि समय का विवेचन, यानी अपने दिन का समय विवेचन करें और कहाँ समय गंवा रहे हैं इसे ध्यान में रखें। समय की मान को समझें, समय की महत्वपूर्णता को समझें और उसे सावधानी पूर्वक बिताएं। और ये सुझाव आपको समय का सही रूप से नियोजन करने में मदद कर सकते हैं। बहुत अच्छे सुझाव हैं, इन पर अमल किया जाना चाहिए। और सोनाली एक संदेश में और लिखते हैं कि निश्चित समय और सलीके से किया हुआ क्रमबद्ध काम आपकी दैनिक दिनचर्या, घरेलू काम हो चाहे ऑफिस के काम हो, समय से किया जाए तो तभी ही सही होते। परंतु क्या होता है कि संयुक्त परिवार होने के कारण घर में एक टाइम फिक्स कर दिया गया था, इतना समय पर खाना, इतने समय पर चाय, हर काम निर्धारित समय पर करना पड़ता था। यानी 3 बजे चाय बन जाती थी और खाना गर्मियों में 6 बजे, सर्दियों में 5 बजे से शुरू करना होता था। रात खाने के बाद हम सुबह के भी कुछ काम निपटा लेते थे। समय पर काम करने से हमें भी कुछ फुर्सत के समय मिल जाता था, जिसमें हम रेडियो सुनते, मैगजीन पढ़ते, सिलाई कढ़ाई करते। कोरोना काल के बाद से तो ऐसा घर अस्त व्यस्त रहता है, किसी काम का समय नहीं। नाश्ता 11 बजे, खाना 4 बजे और पूरे दिन घर की गृहिणी व्यस्त रहती है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात लिखी है। यानी गृहिणियों के लिए तो बहुत जरूरी है समय का व्यवस्थापन करना, खासकर जो गृहिणियां है कि भाई नाश्ते का समय 9 बजे का है, कोई कहेगा मैं 10 बजे खाऊंगा, कोई कहेगा मैं 10:30 दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो यानी सभी के लिए फायदेमंद है, पर गृहिणियां जो है बहुत परेशान हो जाती है कि भाई नाश्ता फिर से गर्म करके देना है, चाय फिर से बनाना है। तो ये बात अगर हम समय का व्यवस्थापन करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो पूरा घर जो रहेगा खुश रहेगा, है ना। और कई बार सोनाली, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी टाइम जो आपने फिक्स किया है, थोड़ा सा अगर 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट या 5 मिनट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है तो उसमें ज्यादा शोर भी नहीं करना चाहिए कि कभी कभी कोई चीज बनाने में समय लग रहा है ना, तो गरम गरम खाना है तो थोड़ा सा टाइम जा रहा है, तो थोड़ा
सा वो भी करना चाहिए, नहीं कि मतलब नाश्ता लाओ का वो होने लग गया, शोर मचने लग गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गृहिणी जो अकेले कर रही है किचन में वो भी हड़बड़ा जाती है। तो हाथ बटा दीजिए ना। ये तो बहुत अच्छा तरीका है सोनाली, हाथ बटा देंगे तो सारे काम फिर तो आसानी से हो जाते हैं। वैसे भी ये चीज करनी चाहिए, समय नियोजन ये भी सिखाता है कि हम अपने जो बड़े हैं घर में और भी बच्चे वगैरह से कर सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा लगा देना चाहिए कि आओ बेटा तुम प्लेट ले जाओ और तुम ग्लास लगाओ, एक एक को टाइम पर सबको बांट देना चाहिए काम, है ना। हमारे साथी लिखते हैं, हर एक पल बड़ा है, कीमती होता है, आने वाला हर पल जाने वाला होता है, चलता रहता है, उसके साथ कदम मिलाते हुए जीवन में समय का नियोजन बहुत जरूरी है। नियोजन और आयोजन जब साथ मिल जाए तो जीना काफी आसान हो जाता है। क्या बात है। और देखो एक और संदेश है, समय सबसे मूल्यवान होता है, हाथ से निकला हुआ समय वापस कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय का अच्छी तरह से नियोजन सीखना बहुत जरूरी है। समय का अच्छा नियोजन करने से इंसान को अपनी जिंदगी में सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इस बात को गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि हमें हर काम अपना समय से करना चाहिए। हाँ, और समय जो है एक मूल्यवान संसाधन है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय अस्थायी होता है और अपने दौरान हमें नई संभावनाएं और अवसर प्रदान करता है। समय का सदुपयोग करने से हम अपनी कार्य क्षमता में सुधार करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। ये भी बात हमारे साथी ने लिख कर भेजी है। देखिए एक और संदेश में मतलब घर से जुड़ी हुई बात है कि पहले हमारे घर में खाना बनने के बाद दूध गर्म किया जाता था, ज्यादातर दूध उबलता था या जल जाता था और डांट सुननी पड़ती थी। मैंने इसका समय ही बदल दिया, मैं 4 से 5 बजे के बीच ही दूध भी गर्म करती हूँ और चाय भी बनाती हूँ। दूध जलने उबलने का कोई मौका ही नहीं देती। बिल्कुल आपने सही सीख दी है। यानी समय के नियोजन का इससे अच्छा उदाहरण क्या है? बवाली काट दिया। एक ही बार में दूध गर्म होगा, एक ही बार में चाय जब चाय बनेगी उसी वक्त दूध गर्म होगा, और जब चाय बनाते हैं उस वक्त हम वहीं खड़े रहते हैं। हाँ, किचन में खड़े थे तो उसी वक्त दूध भी गर्म हो जाएगा, चाय भी बन जाएगी। इसी तरह हमें सभी कामों को करना चाहिए। दिन भर का जो व्यवस्थापन अगर हम कर ले तो फिर कुछ जलेगा नहीं और बस किचन से तो खुशबू ही खुशबू आएगी। वैसे कई बार सोनाली होता ऐसे ही है कि जैसे दूध बस चढ़ाया और हम देख भी रहे हैं कि उबलने वाला है, उसी समय हमें लगेगा इसी टाइम में कुछ दूसरी चीज उठा लें। आप उठाने झुके नहीं कि वो मास्टर दूध बाहर आया, बह गया। हाँ। और जब हम कई बार इतनी देर खड़े रहते हैं कि अब ऊपर आएगा दूध, अब तो वो हमें बहुत बहुत इंतजार करवाता है। हमने जरा सी नजर इधर फेरी कि बस दूध बह गया। ये तो घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। तो समय के बारे में देखिए हमारे बहुत साथियों ने लिखा है कि मेरे लिए तो समय नियोजन का सबसे अच्छा माध्यम रेडियो विविध भारती है। उसके कार्यक्रमों के अनुसार सब काम समय पर हो जाते हैं, घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं होती, मनोरंजन के साथ साथ कार्य भी समय पर हो जाते हैं। वाकई बिल्कुल सही बात है कि हम रेडियो सुनते सुनते बहुत सारे काम कर लेते हैं घरों में। और एक लिखती है सोनाली कि समय का सदुपयोग जीवन पर तंत्र रहने से सब सहज हो जाएगा। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि समय उन्हें महत्व देता है जो समय को महत्व देते हैं। अच्छे काम के लिए समय का सदुपयोग करना और आपको अच्छे परिणाम देगा, और अगर आप इसे बुरे काम में इस्तेमाल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बुरा परिणाम देगा। बहुत से लोग समय को महत्व नहीं देते, सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है जो उन्हें सफल और खुश रखता है, लेकिन बाद में जब उन्होंने समय गंवाया तो उन्हें पता चला कि समय के सामने पैसा कुछ भी नहीं। हालांकि खोया हुआ पैसा बाद में कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार समय बीत जाने के बाद यह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और सोनाली एक संदेश में और लिखा जा रहा है कि समय ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। जिन कार्यों की हम समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं वो अवश्य करें। जो व्यक्ति अपने जीवन को समय के अनुरूप अनुशासन में बांध देता है और समय का महत्व सीख जाता है, वो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। एक तरह से जीवन को सुनियोजित करना, समय के अपव्यय को रोकना, उसका श्रेष्ठ इस्तेमाल करना, जहां जिस समय पहुंचना निश्चित हो उस समय वहां पहुंचकर निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य संपन्न करना ही समय नियोजन है। क्या बात है। और एक लिखते हैं कि समय का पैसा चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। बड़ा प्यारा सी बात लिखी इन्होंने। समय का पहिया चलता है जी। और जब अच्छा वक्त होता है तो हम कहते हैं कि समय तू धीरे धीरे चल, और जब खराब वक्त हो तब समय तू जल्दी जल्दी चल, परंतु समय की कोई रफ्तार नहीं होती है। बिल्कुल। और क्या होता है कि जब विद्यार्थी हो या गृहिणियां हो या नौकरी पेशा वाले इंसान हो या वयस्क व्यक्ति हो, हर किसी को समय के महत्व को समझना चाहिए। कि विद्यार्थियों के लिए जैसे कि आप समय पर अपनी पढ़ाई करें, जो आज काम दिया गया
उसको आज ही पूरा करें। अगर आज रोज अगर आप याद करते हैं, होमवर्क कंप्लीट करते हैं, तो आपको आगे जाके तकलीफ नहीं होती समय पर। विद्यार्थियों के लिए तो समय बिल्कुल ऐसे कह लीजिए कि अपनी जिंदगी को बदलने वाला होता है। अगर 10वीं के वक्त 12वीं के वक्त अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की, चलो बाद में देखेंगे, तो हमारा भविष्य भी बिगड़ सकता है। तो विद्यार्थियों को तो समय का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और जो हमारी बहनें होती हैं तो उनको अपने काम के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हालांकि वो तो रहती हैं, लेकिन फिर भी समय का ध्यान रखना चाहिए। सोनाली, देखो ना, एक समय नियोजन से एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखकर भेजी है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि आज कार्यक्रम में देर से जुड़ रहा हूँ क्योंकि भाई वो अपने कृषि फार्म पर गए थे, लेकिन रास्ते भर वो घर आते आते उन्होंने पूरा प्रोग्राम सुना, यानी कि उन्होंने अपना जो काम था उसको भी देखा समय से, और समय से घर भी आ रहे थे और समय से हमारा प्रोग्राम भी सुन रहे थे। कितनी अच्छी बात है, बहुत तो ये समय नियोजन तो बहुत ही अच्छा है। और है ना मंजरी, अभी सर्दियों का मौसम है, खुशबू आ रही है, मीठी खुशबू आ रही है। पर जैसे इन दिनों हर घर में गोंद के लड्डू बनते हैं जी। तो अगर समय निकल गया कि भाई कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, फिर 2 दिन बाद बनाएंगे, तो फिर क्या है, ऐसे सर्दियों का मौसम निकल गया तो गर्मियों में तो नहीं खा सकते। इसलिए हमारी एक सखी ने एक गोंद के लड्डू की रेसिपी लिखकर भेजी है। ड्राई फ्रूट के हेल्दी लड्डू। सामग्री है बादाम, काजू, अखरोट आदि कटोरी घी में सेक ले मध्यम आंच पर। खसखस, खरबूजे के बीज और सूखा नारियल गोला किस कर ले उसे कद्दूकस कर ले, और मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं, सिके हुए छिलके निकालकर। ऐच्छिक है। और इलायची पाउडर है, घी है, गुड़ है और गोंद है। विधि: घी गर्म करके मध्यम आंच पर गोंद फुला ले, सारे ड्राई फ्रूट्स भूनकर दरदरे कर ले। खसखस, खरबूजे के बीज और नारियल भी हल्का सा भून ले। अब कढ़ाई में अगर 1 कटोरी सामग्री है तो 1 कटोरी गुड़ ले और 1 टीस्पून पानी डाले और 1 टीस्पून घी डालकर 10 मिनट तक मध्यम आंच पर पकने दे। अब सामग्री मिलाकर हल्का गुनगुना करके इलायची पाउडर मिलाकर लड्डू बनाए और खाएं और खिलाएं। बस ठंडा नहीं करे वरना लड्डू मुश्किल से बनेंगे। ये लड्डू बच्चे और बड़े बुजुर्ग भी खा सकते हैं। ठंड में खाइए, हेल्दी है। अगर आप गुड़ नहीं खाना चाहते तो खजूर के बीज निकालकर छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें थोड़ी मलाई डालकर मिक्सी में चला ले और इसमें सारी सामग्री मिलाकर लड्डू बना ले। क्या बात है, मीठे मीठे लड्डू। हाँ, ये रेसिपी तो बनानी चाहिए। और है ना, ये जो सखी ने रेसिपी लिखकर भेजी है लड्डू की, तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी बांधना है वो लड्डू, नहीं तो अगर ठंडा हो जाएगा तो कड़ा हो जाएगा। तो मैं उसमें एक टिप देना चाहती हूँ कि वो गरम गरम है ना, तो उसको ट्रे में एक अपनी चिकनाई लगा ले, घी लगा ले, और वो गरम गरम मिश्रण है ना पूरा वो ट्रे में जमा के उसको कटोरी से, पूरे ने गरम रहेगा तो हाथ ना लगाए, कटोरी से उसे फैला ले और फिर बस उसे टुकड़ों में काट ले, तो ये भी है ना बर्फी के रूप में खा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सोनाली, आपने बहुत अच्छी टिप बताई है। तो सोनाली जी, हमारी एक श्रोता ने भेजी है ढोकला की रेसिपी। इसकी सामग्री है कि 1 कप चावल, 1/4 कप मूंग की पीली दाल है, उतनी ही आप उड़द और की सफेद दाल ले लीजिए, उतनी ही चने की दाल यानी 1/4 कप, और 1/4 कप तूर की दाल, आधा कप खट्टा दही और 1 बड़ी हरी मिर्च पिसी हुई, 2 छोटे चम्मच नमक या अपने स्वाद से 1 चुटकी हल्दी, 2 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और नींबू का रस 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेना है। और इसको आपको सर्व करने के लिए 1/4 कप मूंगफली का तेल, आवश्यकता अनुसार हरी चटनी वगैरह। और आपको करना है क्या, एक मिक्सी के जार में सारी दालें और चावल मिला के अच्छे से पहले से आप धो लीजिएगा, फिर पीस लीजिए और पिसे हुए को आटे में खट्टी दही डाल के आप मिला लीजिए और 2 कप जितना गुनगुना पानी धीरे धीरे करके उसमें डालते जाए और इसे 6-7 घंटे के लिए ढककर रख दें। और अब इसे 8 घंटे बाद, इस मिश्रण को 8 घंटे बाद गाढ़ा करें। जब ये गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी डालें। अब नमक, 2 बड़े चम्मच तेल, पिसी हुई हरी मिर्च, सोडा और नींबू का रस इसमें मिला दें और एक बड़े बर्तन में पानी डाल करके गर्म करने के लिए रखें और उसमें एक रिंग या स्टैंड रखें और एक थाली में थोड़ा सा तेल लगा के उसमें सारा मिश्रण फैला दें और ऊपर से लाल मिर्च छिड़क कर थाली को स्टैंड पर रख के 5 मिनट भाप से पका लें और जब पक जाए तो उससे निकाल के टुकड़े करके काट लें और छौंक करके आप चटनी के साथ खाएं। और समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए, तो आप सभी को सोनाली पाठक और मंजरी वर्मा का नमस्कार।